Now, moving ahead into the program, I would like to invite Mr. Abhay Kumar Tiwari, who is a third year student from B Honors Political Science. Today, he will be presenting his topic or his paper, I would say, cryptocurrency, righteous or next bubble. So, Mr. Abhay Kumar Tiwari, the stage is all yours. Over to you. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा आप सभी अतिथिगणों को नमस्कार है और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी को मेरा हृदय की गहराइयों से नमस्कार। मेरा नाम अभय कुमार तिवारी है। मैं श्यामलाल कॉलेज तांडेर बीए हॉनर्स राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ। मेरा चर्चा का विषय क्रिप्टो करेंसी, राइचियस और नेक्स्ट बबल। क्रिप्टो मुद्रा क्या ये वास्तव में आर्थिक लाभकारी है या यह अगली आर्थिक मंदी साबित होगी जो हमने 2008 में देखने को मिली। पैसा मानवता के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है, ये आप और मैं हम सभी जानते हैं। जैसे कि लेटिन लेखक पब्लिशियस साइरस ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कहा था, पैसा ही पूरी दुनिया को गति देता है। मानव लेन देन पाषाण युग स्टोन एज से बहुत आगे आ गया है। हमारे पूर्वजों ने काफी हद तक पैसों को रास्ता दिया, ये हम सभी देखते हुए आए हैं, जो पिछले कुछ हजार वर्षों में विभिन्न रूपों के माध्यम से जैसे वेम्पस बीट और धातु से लेकर कागज तक चला गया। अब हम जैसी 21वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, जिसकी उसकी शुरुआत हुई है, उसमें आते आते हम देख सकते हैं ये अभी इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण और यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी प्रकट हो गया है। संयुक्त राष्ट्र 179 वर्तमान विश्व मुद्राओं को मान्यता देता है। यूनिसेफ क्रिप्टो करेंसी फंड ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को एथेरियम और बिटकॉइन के दान प्राप्त करने, रखने और वितरित करने की अनुमति देता है। फर्म का कहना है कि वह विभिन्न प्रकार की ओपन सोर्स तकनीकों को निधि देने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करेंगे, जिससे दुनिया भर में जरूरतमंद बच्चों को लाभ होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि बिटकॉइन है क्या, जिसका मैं एक ब्रीफ लाइन में उसका उत्तर देना चाहता हूँ। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जो किसी भी केंद्रीय नियंत्रण या बैंकों या सरकारों की निगरानी से मुक्त होती है। इसके बजाय ये पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर और क्रिप्टोग्राफी पर निर्भर करता है। एक सार्वजनिक बही खाता सभी बिटकॉइन लेनदेनों को रिकॉर्ड करता है और प्रतियां दुनिया भर के सर्वरों पर रखी जाती हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए 4 मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं, जिसका जो पहला मुद्दा ये होगा, क्रिप्टो मुद्रा क्या है, ये कैसे काम करती है, क्रिप्टो मुद्रा की विनिमय प्रणाली पर चर्चा, फिर क्या क्रिप्टो मुद्रा वास्तव में सुरक्षित व लाभकारी है, क्रिप्टो मुद्रा पर भारतीय रुख, भारत में क्रिप्टो मुद्रा को किस तरीके से देखा जा रहा है। तो पहला जो मुद्दा है, क्रिप्टो मुद्रा क्या है और ये कैसे काम करती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक वितरित सार्वजनिक बही खाता पर चलती है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब आप सभी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो ये एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है, जिसे पब्लिक लेजर इंग्लिश में कहा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक लेन देन अथवा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर इसे ना तो वहां से हटाया जा सकता है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत नेटवर्क से जुड़े उपकरण मुख्यतः कंप्यूटर की श्रृंखलाओं, जिन्हें नोड्स कहा जाता है, के द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन देन के विवरण को खाता बही खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कोई ट्रांजेक्शन करी बिटकॉइन में, ये इंटरनेट पे ही होती है, तो आपने इस पे जितना भी लेन देन होगा बड़े स्तर पे ही होगा। तो आपने कुछ करोड़ों का लेन देन किया बिटकॉइन के जरिए, तो आपने जिस व्यक्ति के साथ वो किया है लेन देन, वो आपने डायरेक्ट किया है, और जितना भी लेन देन किया उसे जितना भी प्राप्त हुआ, ये सारा इंक्रिप्शन टू इंक्रिप्शन होगा और ये सब रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें ना तो चेंज कर सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। ये सालों साल तक आगे, अगर 10 साल बाद भी आप देखेंगे तो ये रिकॉर्ड वैसा का वैसा ही मिलेगा, जिससे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और अच्छी बनी रहती है। क्रिप्टो करेंसी की इकाइयां खनन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से बनाई जाती है। यहाँ पे खनन नामक प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि वास्तव में क्रिप्टो जो कॉइन्स है वो माइनिंग नहीं हो रही है, उनकी हकीकत में छपाई नहीं हो रही है, ये इंटरनेट पे वर्चुअली हो रही है, जिसमें काफी खपत लगती है बिजली की, जिसमें सिक्कों को उत्पन्न करने वाली जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर शक्ति का उपयोग करना शामिल है। उपयोगकर्ता दलालों से मुफ्त भी खरीद सकते हैं, जो मुद्रा होती है वो ब्रोकर से वो खरीद सकते हैं, फिर क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट का उपयोग करके उन्हें स्टोर कर सकते हैं, जैसे कॉइन डीसी एक्स है, विजार एक्स है। आप ये जो जैसे वॉलेट है, आप इनमें सारा अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं, आपने जितने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया या खरीदी, अब ये सारा जैसे पेटीएम होता है और जैसे फोन पे होता है, ऐसे ही कॉइन डीसी एक्स, विजार एक्स, ये अलग उन्हीं का सिनोनियम है,
आप उनमें स्टोर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो लेन देन को सत्यापित करने के लिए बैंकों पर निर्भर नहीं है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। ये एक पीयर टू पीयर सिस्टम है जो किसी को भी कहीं भी भुगतान भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। वास्तविक दुनिया में भौतिक धन को इधर उधर ले जाने और आदान प्रदान के बजाय क्रिप्टो करेंसी भुगतान विशुद्ध रूप से विशिष्ट लेन देन का उल्लेख करने वाले ऑनलाइन डेटाबेस में डिजिटल प्रविष्टियों के रूप में मौजूद है। जब आप क्रिप्टो करेंसी फंड ट्रांसफर करते हैं तो लेन देन एक सार्वजनिक खाता वही में दर्ज किया जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी का इसका नाम मिला क्योंकि यह लेन देन को सत्यापित करने के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि उन्नत कोडिंग वॉलेट और सार्वजनिक लेजरों के बीच क्रिप्टो करेंसी डेटा को संग्रहित और प्रसारित करने में शामिल है। अब इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आपने व्हाट्सएप में ये जरूर सुना होगा कि आपके जो जितने भी मैसेज है इंक्रिप्शन टू इंक्रिप्शन है, कोई थर्ड पार्टी इस मैसेज को नहीं पढ़ सकती है, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है। ऐसे ही ये ब्लॉकचेन में होता है। ब्लॉकचेन में आप जिससे लेन देन कर रहे हैं, आप और वो, ये दो ही व्यक्तियों के बीच में ही सब चीजें होंगी, कोई थर्ड पार्टी वो नहीं देख सकेगी। तो इसमें सिक्योरिटी काफी हद तक मजबूत होती है। इंक्रिप्शन का उद्देश्य सुरक्षा अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी जिसे 2009 में, यहाँ ये कहूँ कि 2008 के अंत में स्थापित किया गया था और आज भी सबसे प्रसिद्ध है। जो सतोशी नाकामोटो एक अज्ञात व्यक्ति है, उनके लेटर में इसका वर्णन मिलता है। क्रिप्टो करेंसी में अधिकांश रुचि लाभ के लिए व्यापार करना है। सट्टेबाजों के साथ कई बार कीमतें आसमान छूती हैं। इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव मार्केट के हिसाब से होता रहता है। जबकि बिटकॉइन एक दशक पहले 2008 में शुरू हुआ था। 5 साल पहले तक सभी क्रिप्टो करेंसी का कुल बाजार पूंजीकरण केवल $20 बिलियन था। फरवरी 2017 तक की ये रिकॉर्ड है। फरवरी 2020 में ये बढ़कर $289 बिलियन हो गया। उसके बाद नवंबर 2021 में ये $2.9 ट्रिलियन के शिखर पर पहुंच गया। वर्तमान में 9 फरवरी 2022 के तहत यह 1.98 ट्रिलियन है। इस बाजार पूंजीकरण में बिटकॉइन की हिस्सेदारी 42% है। शीर्ष 2 क्रिप्टो करेंसी की हिस्सेदारी 61% है, जबकि शीर्ष 5 71% की हिस्सेदारी है। अब हम ये जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डिजिटल और जो क्रिप्टो करेंसी है वो कौन कौन सी, जैसे बिटकॉइन है, ईथरम है, लाइटकॉइन है, रिपल है। ये इतने प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। अब हम दूसरा मुद्दा पे चर्चा करने आते हैं। जो मुद्दा वो दूसरा है क्रिप्टो मुद्रा की विनिमय प्रणाली पर चर्चा। क्या है इसके रेगुलेशन और रूल्स क्या कहते हैं। देश में दुनिया में क्रिप्टो मालिकों की संख्या सबसे अधिक, हमारे जो भारत की मैं बात कर रहा हूँ, 10.7 करोड़ है। जो इनमें जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी है, ये भारत में 7.10 करोड़ है। क्रिप्टो मालिकों के मामले में अमेरिका 2.74 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर आया है। इसके बाद रूस 1.74 करोड़ और नाइजीरिया 1.30 करोड़ का स्थान उनका है। इसकी तुलना में भारत में बीएसई के साथ पंजीकृत स्टॉक निवेशकों अद्वितीय ग्राहक कोड की संख्या जून 2021 में 70 मिलियन से बढ़कर वर्तमान में 80 मिलियन हो गई है, जो एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार है। कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में क्रिप्टो मालिकों की संख्या के मामले में भारत 7.30% के साथ 5वें स्थान पर था। क्रिप्टो के मालिकों की कुल जनसंख्या के 12.73% लोगों के साथ यूक्रेन पहले स्थान पर है। इसके बाद रूस 11.91%, केन्या 8.52% और अमेरिका 8.31% का स्थान है। भारत के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर जेरोदा को उपयोगकर्ताओं की संख्या में देश के कुल कुछ लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंजों ने पीछे छोड़ दिया है। जेरोदा के वर्तमान में 7 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। ये जेरोदा एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, ये जो जेरोदा एक नाम आया। जबकि कॉइन स्विच कुबेर में 11 मिलियन और वजीर एक्स में 8.30 मिलियन है। आज 18,142 क्रिप्टो करेंसी है, 460 क्रिप्टो एक्सचेंज है पूरी दुनिया में। और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप, जो मार्केट वैल्यूएशन है पूरी क्रिप्टो करेंसी की, जिसमें ईथरम, रिपल, लाइटकॉइन, स्विचकॉइन ये सब आ जाते हैं, उसका मार्केट कैप 1.7 ट्रिलियन है। हर 24 घंटे में 91 बिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टो का कारोबार होता है। उनमें से अधिकांश बिटकॉइन या ईथरम है। नियमन में खेल की वर्तमान स्थिति वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल ऑन क्रिप्टो करेंसी के अनुसार क्रिप्टो करेंसी का कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित विनियमन नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होती है। बट हाँ, कुछ हद तक सुरक्षा को बनाए रखने में इसमें रेगुलेशन नीतियां रखी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से
कि इसमें आप इस तरीके से कुछ तो चलिए कि सुरक्षा तो लोगों को दीजिए, क्योंकि आपने भी सुना होगा पुराने जमाने में जब भी गोल्ड का कोई खदान होती थी जो उसको निकाला जाता था, जब तक वो राजा के द्वारा या किसी स्टेट के द्वारा वो लागू नहीं किया जाएगा तब तक उसकी मान्यता नहीं होती थी, जब तक लोगों को उस पर भरोसा ना हो जाए। तो इसीलिए इसमें कुछ रेगुलेशन रखा जाए कि जिससे कि लोगों को इस पर भरोसा हो, इसलिए इसमें विनियमन का अभी बोलबाला अभी ढंग से चल नहीं रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकाय क्रिप्टो के उदय के लिए जोखिमों और उचित नीति प्रतिक्रियाओं का आकलन करने पर काम कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों नियामकों की निगाहें इस बढ़ती प्रवृत्ति पर पहले से ही है। यद्यपि वे एक साझा उद्देश्य साझा करते हैं, अपनी मौद्रिक प्रणाली को स्थिर करना और नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। चीन से अल सल्वाडोर तक के देशों ने पहले से ही विभिन्न नियामक विकल्पों को तोलना और लागू करना शुरू कर दिया है। उन देशों के लिए उनके उद्देश्य व्यापक रूप से संरेखित प्रतीत होते हैं। उपभोक्ता की रक्षा करना, अवैध वित्त पोषण को रोकना, बाजार की अखंडता की रक्षा करना और नवाचार को बढ़ावा देना। अगर हम किसी भी चीज में रेगुलेशन लगा रहे हैं तो उसका मतलब सीधे तौर पर ये हुआ उससे अपराध ना हो, वो बिल्कुल एक सही दिशा में चले, सही पथ पे चले, सही पाथ पे चले। तो ये जो जो आपराधिक चीजें हैं उनको रोका जाए, उनको कम किया जाए, तो इसलिए रेगुलेशंस की नीड होती है। हालांकि उनके दृष्टिकोण भिन्न होते हैं, जबकि भारत जैसे कुछ न्यायालयों ने मौजूदा कानूनों में संशोधन किया है जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अन्य जैसे लिंकन ने विस्फोट मॉडल प्रस्तावित किए हैं, एक अन्य दृष्टिकोण जो यूरोपीय संघ और संयुक्त अरब अमीरात के पक्ष में प्रतीत होता है। उद्योग से व्यापक तरीके से निपटने के लिए पूरी तरह से नए नियामक स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। अब हम तीसरे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका मतलब ये जिसका जो मुद्दा उसका नाम ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी वास्तव में आर्थिक लाभदायक है या नहीं। तो मैं इसके हानिकारक जो चीजें हैं, जो क्रिप्टो करेंसी की हानिकारक चीजें, मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ। तो जो पहली जो चीज आती है, दे डू नॉट सॉल्व ऑल स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान के चलिए आपने क्रिप्टो करेंसी का सौदा किया एक इंटरनेट के स्तर पर, वर्चुअल स्तर पे, तो जो उसमें आपका जितना भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, आपने भी सुना होगा जब भी आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं या सोशल जितने भी प्रकार के आप यूज करते हैं, कभी कभार ऐसा टाइम आ जाता है जब वो शट डाउन हो जाती है हैवी ट्रैफिक के कारण। तो ये इंटरनेट से तो चलती हैं। अब जब आपका लेन देन हुआ भारी स्तर पर लेन हुआ, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ा, उसमें लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ी, तो उसमें शट डाउन होने का भी डर है। तो इससे क्या होगा, इसमें काफी आर्थिक नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। दे आर सब्जेक्टिबल टू हैकिंग। अब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री आपको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, द सोशल ड्रामा। उसमें क्या कहा गया था कि जितने भी प्रकार की टेक्नोलॉजी है उसे हैक किया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक टेक्नोलॉजी का ही रूप है, तो इसे हैक किया जा सकता है। बट हाँ, त्रुटियां इसमें यही है हैक करने की, बट अगर इसमें सुरक्षा काफी हद तक और मजबूत कर दिया जाए, वाइट हैकर्स की तबादली ज्यादा कर दी जाए, तो यहाँ ये इस चीज को हैकिंग को कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो त्रुटियां अनहैक करने योग्य है। कई उच्च डॉलर के हैक ने क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप को भारी लागत दी है। हैकर्स ने कॉइन चेक को $534 मिलियन और बिटगेल को $195 मिलियन में उनको हैक कर लिया था, जिससे वे 2018 के दशक के दो सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी के हैक बन गए थे। दे कैन बी वॉलेटाइल इन वैल्यू एक्सचेंज, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनकी मार्केट कैप में बढ़ावा उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे आपने पिछली बार एक उदाहरण देखने को आपको भी मिला होगा, सुना होगा कि इलन मस्क ने वो एक डॉज कॉइन के प्रति समर्पित है, उनको डॉज कॉइन के प्रति उनकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, तो उन्होंने बिटकॉइन के खिलाफ उन्होंने ट्वीट कर दिया था। तो उससे क्या हुआ, उसमें बिटकॉइन की जो मार्केट कैप था वो काफी नीचे हद तक परसेंट तक नीचे आ गया था, जिससे कि जो उसमें बिटकॉइन में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उनको काफी आर्थिक नुकसान हुआ था और डॉज कॉइन में काफी वृद्धि हुई थी। तो इसमें मार्केट की उतार चढ़ाव ये काफी हद तक देखने को मिल सकता है एक जानी हस्ती के द्वारा। अब मैं इन सारी चीजों को देखते, इसके हानिकारक चीजों को देखते हुए अब मैं इसके फायदे देखता हूँ। इनके फायदे क्रिप्टो करेंसी के, क्रिप्टो मार्केट के इंडिया में या दुनिया भर में फायदे हैं। तो दे फास्ट ट्रांसफर एंड ट्रांजेक्शन टाइम। तो आप जितने भी बड़े पे जो भी ट्रांसफर करेंगे या जो भी प्राप्त करेंगे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के किसी माध्यम के रूप में, तो ये काफी हद तक फास्ट होगा, काफी हद तक इसमें तेजी देखने को मिलेगी। आपको झटके भर में बस आपको एक क्लिक करना होगा और आपको प्राप्त होगा, या आप जिसको भी भेज रहे हैं कोई भी, ये फास्ट एंड सिक्योर हो जाएगा। दे डू नॉट रिक्वायर फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि मैंने आपको
पहले भी बताया कि इसमें हकीकत में माइनिंग नहीं होती है, ये वर्चुअल स्तर पे ही सब होता है। जैसे हम आम मुद्दा देखने को मिलता है, हम सिक्के की छपाई यहाँ करते हैं, तो यहाँ पे इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये सब आपका वर्चुअल स्तर पे होगा और इस पे भी पैसा भी काफी बच जाएगा। देख मेक आंसर कॉस्ट एक्सेट्रा। तो जो ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट होगी, जैसे मान के चलिए आप, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए, आप वहां पे गए, आपका बीच में ब्रोकर मिला, उन्होंने बोला कि हम आपको प्रॉपर्टी दिलवाते हैं और मैं अपनी कॉस्ट जो भी मेरी फीस होगी मैं इतनी लूंगा। तो ब्रोकर को भी दी और आपने इधर जहाँ पे मकान खरीदा, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आप उसको भी पैसे दिए। तो आपने दो जगह पैसे दिए। बट जब आप ये ऑनलाइन डायरेक्ट सेल करेंगे या डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो बीच की जो ब्रोकर्स की जो चिंता होंगी वो कम हो जाएगी, वो हट जाएंगी। आपको डायरेक्ट सेल और परचेज का करने का मौका मिलेगा। तो इसमें सबसे फायदा ये हो जाएगा। अब हम चौथे मुद्दे, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्रिप्टो करेंसी का भारतीय रूप क्या है, तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। जब 2008 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई, ये 2013 तक आते आते बहुत ही लोकप्रिय हुई। 2010 में इसमें पहली बार व्यावसायिक लेन देन हुआ। 2013 में जब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनिकॉर्न लॉन्च हुआ, तब भारतीयों के लिए बिटकॉइन को खरीदना आसान हो गया था। ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनिकॉर्न जो लॉन्च हुआ था, इससे क्या भारतीयों के लिए आसानी हो गई थी, जो बिटकॉइन उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते थे और उसे खरीद भी सकते थे। तो ये भारत में ये बड़े स्तर पे लॉन्च हुआ था। तो ये भारतीयों के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन इसी बीच आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की। जनता को आभासी मुद्रा यानी कि वर्चुअल मुद्रा के उपयोग के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी कीमतें किसी संपत्ति या भंडार के समर्थन के अभाव में अटकलबाजी का विषय थी। 2017 में जब बिटकॉइन अपने चरम कीमत पर था, आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ जनता को चेतावनी दी कि आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए, ये आर्थिक लाभदायक नहीं है। वित्त मंत्रालय क्रिप्टो करेंसी की तुलना पूंजी योजनाओं से करता है, जो काफी ये वैसी पूंजी योजनाएं होती हैं जिनमें कोई फायदा नहीं होता, उनसे वित्त मंत्रालय उन क्रिप्टो करेंसी का कंपेरिजन कर देता है। संपत्ति पर नियमन को देखने के लिए फिनमिंट, आरबीआई और सेबी के सदस्यों की एक समिति बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के खिलाफ 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। 6 अप्रैल 2018 तक आते आते आरबीआई ने सभी वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाली किसी भी इकाई से निपटने पर प्रतिबंध लगाते हुए एक परिपत्र जारी किया, जो भारत में संपत्ति वर्ग पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा रहा था। अक्टूबर 2018 तक आते आते वजीरेक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी ने इंडिया वॉन्ट्स क्रिप्टो एक अभियान शुरू किया ट्विटर पे, जो अनुकूल क्रिप्टो विनियमन की आवश्यकता के बारे में प्रतिदिन ट्वीट कर रहा था। 2018 तक आते आते वजीरेक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी ने इंडिया वॉन्ट्स क्रिप्टो अभियान शुरू किया। ये इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि आरबीआई की तरफ से इस पे बैन लगाया गया था क्रिप्टो करेंसी पे, जो अनुकूल क्रिप्टो विनियमन की आवश्यकता के बारे में प्रतिदिन ट्वीट कर रहा था। यह अभियान लगातार 971 दिनों तक चलता आ रहा था। मार्च 2020 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के प्रतिबंध को पलट दिया। 6 अप्रैल के सर्कुलर को असंवैधानिक करार देते हुए क्रिप्टो पर आरबीआई के बैंकिंग प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया। प्रतिबंध को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कारणों में से एक यह था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी अनियमित है लेकिन अवैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि इसमें रेगुलेशंस की तो आवश्यकता जरूर है, बट हाँ ये कह देना कि अवैध है तो ये सही नहीं होगा। एक खस्ता हाल क्रिप्टो बाजार को जीवन में वापस झटक दिया गया था। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो करेंसी में रुचि बढ़ी और शुरुआती सुधार के बाद कीमतें बढ़ने लगी। वर्ष के अंत तक बिटकॉइन लगभग 3,700 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर लगभग 30,000 अमेरिकी डॉलर हो जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ कर चुकी है कि सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की नहीं है। ये निर्मला, हमारी यूनियन मिनिस्टर जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उन्होंने खुद माना है कि इस पे हम प्रतिबंध तो नहीं लगाएंगे, बट रेगुलेशन की इसमें आवश्यकता है। सीतारमण जी ने कहा कि वे क्रिप्टो में इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहती हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से हम मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी से मुंह फेर लेना ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्रिप्टो दुनिया में होने वाले सभी प्रकार के प्रयोगों के लिए एक खिड़की के रूप में उपलब्ध हो। असल में सरकार क्रिप्टो करेंसी के आधार वाली तकनीक ब्लॉकचेन को रक्षा कवच देना चाहती है। उस ब्लॉकचेन में जो भी लेन देन हो रहा है उसमें सुरक्षा काफी हद तक बढ़ाना चाहती है। क्रिप्टो टैक्स, टीडीएस या कटौती, अभी हाल के ही दिनों में हमें ये देखा गया
कि इसमें क्रिप्टो में जितना भी टैक्स है उसको बढ़ाया गया और टीडीएस में भी इसमें लगाया गया और कटौती की गई, जो इसमें टैक्स जो भरपूर मात्रा में लगाया गया। केंद्रीय बजट 2020 ने क्रिप्टो संपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में स्पष्टता लाई है। 1 अप्रैल से इस तरह के लेन देन पर 30% आईटी प्लस उपकर और अधिभार उसी तरह लगाया जाएगा जैसे कि ये जुड़गोड़ या अन्य सेक्टर लेन देन से जीत को मानता है। साथ ही वीडियो के हस्तांतरण से आय की गणना करते समय किसी भी व्यय अधिग्रहण की लागत के अलावा या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। बजट 2022-23 में एक साल में 10,000 रुपए से अधिक की आभासी मुद्रा के भुगतान और प्राप्तकर्ता के हाथों ऐसे उपहारों के कराधान पर स्रोत पर 1% कर कटौती टीडीएस का भी प्रस्ताव रखा गया था। टीडीएस की सीमा निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपए होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति एचयूएफ शामिल हैं जिन्हें आईटी अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट करना आवश्यक है। 1% टीडीएस से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे, जबकि लाभ पर 1 अप्रैल से प्रभावी कर लगाया जाएगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी बिल जो एक आने वाला जिसे विंटर सेशन में 2022 के अंत में रखा गया था, बट वो किसी कारणवश उसे प्रेजेंट नहीं किया गया, तो ये एक बिल आने वाला है। सरकार क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए कानून पर काम कर रही है, लेकिन पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई मसौदा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। विधेयक को पिछले साल शीतकालीन सत्र के सरकार के विधायी कार्यों में सूचीबद्ध किया गया था। बिल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्राओं के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना चाहता है। लोकसभा की वेबसाइट पर पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध बिल के अनुसार बिल कुछ अपवादों को क्रिप्टो करेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। अब कुल मिला के जो इसका सार निकल गया था, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं मानता हूँ कि हाँ, कि हमारे जैसे मैं बता चुका हूँ, हमारे देश में कुल 10.7 करोड़ ये इन्वेस्टर हैं क्रिप्टो करेंसी के, जो मालिक हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर इसको बैन कर देना तो इसमें आर्थिक नुकसान काफी हद तक हमें देखने को मिल सकता है। तो इसको बैन करना ये समस्या का हल नहीं होगा, बट हाँ, इसमें रेगुलेशन, जो मैं भी मानता हूँ, रेगुलेशन काफी हद तक इसमें बढ़ाने पड़ेंगे ताकि सुरक्षा बनी रहे। अच्छा, इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, एक सवाल ये भी आता है। ग्लोबल बिटकॉइन एक्सचेंज फर्म जेपटेक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर विक्रम रंगाल कहते हैं कि बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी एक सार्वजनिक संपत्ति है जिसको किसी राष्ट्र की मान्यता नहीं है, ये कोई मालिक नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं। अगर कोई सरकार राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना चाहती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाने होंगे। इनकी प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के सार्वजनिक और केंद्रीय बैंक साथ साथ चल सकते हैं। एक दूसरी बिटकॉइन एक्सचेंज फर्म यूनिकॉर्न के संस्थापक और सीईओ सात्विक विश्वनाथ इन समस्याओं का एक समाधान सुझाते हैं। वो कहते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज पॉइंट नो योर कस्टमर केवाईसी इकट्ठा करके इसी लेन देन सिर्फ बैंक अकाउंट के जरिए कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ बुरे तत्व इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि ब्लॉकचेन तकनीक में ये सार्वजनिक पारदर्शिता की व्यवस्था कर पाएगा। अब हम ये एक द वे हेड देखते हैं कंक्लूजन के तौर पे कि क्या आगे इसका भविष्य है भारत में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का। पात्रता आवश्यकताओं के अनुपालन और आंतरिक शासन, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय संसाधनों पर परिचालन नीतियों और प्रक्रियाओं की विस्तृत जांच के आधार पर लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। अगर जो भी प्राइवेट जितनी भी कंपनियां उन्हें जैसे लाइसेंस दे दिए जाएंगे तो काफी हद तक इसमें सुरक्षा प्लस जो गैर आपराधिक चीजें होंगी उसमें रोक लगाई जा सकती है। निवेशकों के निवेश से पहले क्रिप्टो करेंसी विनिमय केंद्र द्वारा निवेशकों की केवाईसी का स्वतंत्र सत्यापन करने की आवश्यकता है। कम से कम हमें ये तो पता चले कि जो परचेसर है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये है कौन, तो इसकी जो लीगल जो पहचान है वो केवाईसी के थ्रू हम कर सकते हैं। पारदर्शिता, सूचना उपलब्धता, उपभोक्ता संरक्षण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए आंकड़ों का संग्रहण, निरीक्षण, स्वतंत्र ऑडिट, निवेशक शिकायत निवारण और विवादन समाधान पर भी विचार किया जा सकता है। एक हम विभाग बना सकते हैं, सरकार की अंडर मिनिस्ट्री में ही बना सकते हैं कि जो भी इससे रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, शिकायतें होंगी, वो उस विभाग में जाइए, उस विभाग में उसका समाधान निकाला जाएगा। हम एक सॉल्यूशन ये भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस सारी चर्चा ये थी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ में आया होगा, उसका भविष्य भारत में क्या है उसके बारे में भी जानने को मिला होगा। सो धन्यवाद। Thank you, Abhay, and well said. We need some regulation and a particular department for the crypto, for the welfare of the people, so that they could not indulge in some
malpractices by the people. Rightly said. Yes. So, but now moving forward, we have some queries from our listeners. They want to ask something related to crypto and the topic that you have presented today. So I would be beginning with the first question that has been posed by Tushar Dubey. Tushar Dubey, if you are in a meeting, you can ask your question by yourself, or I would be going ahead with my voice. Tushar. Okay. I think I should go ahead with this. Tushar is asking, how can cryptocurrency become more accessible for the common people? Abhay, what is your stand on it? यस, मैं इसके बारे में मेरा जो रिसर्च जितने भी मैंने इसमें पढ़ा और मैंने आर्टिकल जितने भी छाने, तो मेरे को सार निकल के ये आया कि हाँ, क्रिप्टो करेंसी काफ़ी महंगी है। अगर हम जो इलीट ग्रुप है और उसकी बात करें तो उसके लिए तो काफ़ी एक्सेसिबल है ये, बट अगर आम जनता की जब हम बात करते हैं उसके पास भी कैसे जाए, तो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, जैसे कॉइन डी एक्स है, विजार एक्स है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी है हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें जब मार्केट का उतार चढ़ाव जैसे चढ़ाव होता है, तो उसके थ्रू उनको काफी हद तक आर्थिक लाभ होगा, तो उसके थ्रू वो क्रिप्टो करेंसी को उपलब्ध कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग। Okay, thank you. Investment is the solution, Tushar. All right, so I would be moving ahead with the Kashish question. Kashish, if you are in a meeting, you can ask by yourself. Kashish. All right, I would be going ahead with her question again कि क्रिप्टो के लेन देन में जिस तरह की इंक्रिप्शन प्रेजेंट है उससे उन्हें अवैध गतिविधियों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, टेरर फाइनेंसिंग के लिए उपयोग करना आसान हो जाता है। क्या इसका यूज करना संभव है बिना किसी नुकसान के? क्या क्रिप्टो का यूज करना संभव है बिना किसी नुकसान के? कशिश इज आस्किंग। अब जी, मैं इसका बताता हूँ। मैंने जब पढ़ा था कि जो अमेरिका, नाइजीरिया और जापान में क्रिप्टो करेंसी लागू अभी हो रखी है, तो इनमें देखने को क्या आया कि $14 बिलियन जो का पैसा था वो अवैध गतिविधियों में यूज हुआ था क्रिप्टो करेंसी के जरिए। बट अगर हम इसमें रेगुलेशन अगर लगा देंगे, जैसे अब इंडिया में बात चल रही है, आरबीआई के थ्रू भी ये बात आ रही है कि हम खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे, तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि वो प्राइवेट कंपनी पे ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो खुद की एक रेगुलेशन के साथ एक नई चीज लाना चाहते हैं, जिससे कि उन जो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी अपराध हैं उनको कम किया जा सकता है। तो हाँ, खुद की जो क्रिप्टो करेंसी होना जैसे भारत अब सोच रहा है, तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है। और दूसरा, इसमें जो रेगुलेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ, रेगुलेशन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक प्राइवेट प्लेयर कुछ भी कर सकता है, बट इसमें जब गवर्नमेंट का बिल्कुल डायरेक्ट लैग हो जाएगी, तो इसमें काफी हद तक कमी आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, thank you. And we will be going ahead with two more questions. After that, we will be going ahead to our next speaker, जो कि अपने topic को brief करेंगे. Then we will be going ahead with the ma'am's remark and then for the vote of thanks. So the next question is from Nina ma'am. She is asking कि I have invested in cryptocurrency by CoinKube, right? वो ये पूछ रहे हैं कि how to invest in more companies that are safer. हम कैसे invest कर सकते हैं, कैसे पता लगाएं कि companies कौन सी safer है? ओके, सो ये क्वेश्चन काफी मेरे को पसंद है, ऐसा क्वेश्चन काफी पसंद है, और मैं इसका एक जो आंसर है मैं इस तरीके से देना चाहूंगा। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए देखते हैं, कि हम सुनते भी हैं इंटरनेट पे कि ये फला कंपनी बहुत अच्छी है और इसमें इन्वेस्ट किया जाए, हमें काफी आर्थिक लाभ होगा। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, उसका आप ये जरूर देखिए, जो आप किसी भी जैसे कोई भी कंपनी नहीं, आप इंटरनेट पे उसको सर्च करेंगे, उसकी वेबसाइट एक पर्टिकुलर आ जाएगी, उस वेबसाइट पर क्लिक करिए, आप उसके अबाउट द सेशन में जाइए, और अबाउट द सेशन में आपको सारी रिपोर्ट्स देखने के लिए मिलेगी, इसकी ईयरली, मंथली और क्वार्टरली। आप अगर इन्वेस्टमेंट सिक्योर ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप इन सारी रिपोर्ट्स के थ्रू जाइए, ताकि आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि कंपनी कितनी सही चल रही है, कितनी सही नहीं चल रही है, क्या ये वास्तव में आर्थिक लाभ अर्जित कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो इन रिपोर्ट से आपको काफी हद तक फायदा मिल सकता है। तो ये सारी, और दूसरी बात, जो करंट न्यूज चल रही है, सिनेरियो जो चल रहा है, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जो बाजार में जो सरकार की तरफ से नियम आ रहे हैं, उनको भी इससे जोड़कर चल सकते हैं। तो कुल मिला के सारी रिसर्च करना जरूरी है। Research is important in every field, right? And the next question is from Navraj, but I think Navraj Abhay has already given your questions answer in his presentation by giving a very balanced approach, where he had already discussed how bad it is and how good it is. So I don't think that there is a need to again go with the particular questions.